एक कहावत है, जो हंसा थे वो उड़ गए, कागा भय दीवान। नेपाल की राजनीति में जो हंस हुआ करते थे वो कहीं गुम हो गए हैं, वो उड़ चुके हैं और अब कौवे बैठ गए हैं जो नेपाल को ही पतन की ओर ले जा रहे हैं। अब विदेश मंत्री ने उठाया गोरखा सैनिकों का मामला। भारत के साथ बड़े खेल की तैयारी में है नेपाल, तो वहीं मालदीव से सबक लेनी चाहिए नेपाल को। मालदीव की हालत खराब कर दी है चीन ने एक ऐलान करके। तो भारत ने भी अब चीन को 40 साल पीछे धकेल दिया है और वहीं भारत में जल्द आ रहा है वो हथियार जिसे देखकर दुनिया कांपेगी। रूस और भारत करने वाले हैं कुछ बड़ा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल किस तरह से चीन की हाथ का मोहरा बना हुआ है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि नेपाल ने अब भारत के सामने गोरखा सैनिकों का मामला उठा दिया है। इस बार उसने ब्रिटेन को भी घेरे में लिया है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा है कि गोरखा सैनिकों को लेकर हुआ समझौता अब काफी पुराना और बेकार हो गया है और नेपाल इसकी समीक्षा करेगा। भारत और ब्रिटेन को भी इस मामले में हमसे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि 1947 में यह समझौता इन्हीं तीनों देशों के बीच हुआ था। काठमांडू के एक कार्यक्रम के दौरान ग्यावली ने कहा कि भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती गुजरे जमाने और विरासत की बात होगी। इसके कई पहलू हैं। इसने नेपाल के युवाओं के लिए विदेश जाने का रास्ता खोला। उस वक्त इससे रोजगार मिलता था। मौजूदा वक्त में इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे विवाद वाले पहलू पर हमें चर्चा करनी चाहिए। ग्यावली ने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ब्रिटेन के सामने भी यह मुद्दा उठाया था। पिछले साल ब्रिटेन दौरे पर उन्होंने वहां के उस वक्त के प्रधानमंत्री थेरेसा से इसके बारे में बातचीत करी थी। 1947 में नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के मुताबिक गोरखा सैनिकों के भत्ते, वेतन, पेंशन और दूसरी सुविधाएं ब्रिटेन और भारतीय सेना के समान होगी। हालांकि भारतीय सेना में सेवा दे चुके गोरखा सैनिकों ने समझौते को भेदभाव वाला बताया है। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि वुहान समिट के बाद भारत और चीन के बीच साझेदारी मजबूत हुई है, लेकिन हाल के दिनों में झड़प भी बढ़ गया है। सीधे सीधे भले ही विदेश मंत्री ने यह ना कहा हो कि गोरखा को वे चीन के खिलाफ तैनात होते नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन छिपी तौर पर यह बात कह ही दी। और दरअसल बात यह है कि नेपाल के युवाओं को एक बड़े मात्रा में रोजगार मिलता था इसके जरिए, और भारत हमेशा से इस चीज को मानता आया था कि गोरखा सैनिक भारतीय सेना के लिए बहुत ही मूल्यवान है। और अभी हाल के दिनों में चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, इनको चीन के खिलाफ तैनात किया गया, जो बात चुभ रही है नेपाल को और नेपाल से ज्यादा चुभ रही है चीन को। इसलिए ये जो कहानी कहला रहा है विदेश मंत्री या ओली से, ये कहलवाने वाला पीछे में चीन ही खड़ा है। चीन के दबाव में ही ऐसी बातें ओली या विदेश मंत्री ग्यावली कर रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल और भारत के रिश्ते किस गर्त में जा रहे हैं। नेपाल के ये प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री भले ही चीन की बोली बोल रहे हैं, लेकिन नेपाल की आम जनता जो खासकर पढ़ी लिखी है, उन्हें अपने बाकी के लोगों को सजग करना चाहिए, क्योंकि वो तो समझ ही सकते हैं चीन की चालों को। और अगर नहीं समझ सकते हैं तो इसका ताजा उदाहरण ले ले। कोरोना के समय में मालदीव सरकार खुद ब खुद जूझ रही है। अभी वह खुद ही बड़ी संकट में है और ऐसे में चीन ने उनसे कहा है कि वह $10 मिलियन की रकम को अभी चुकाए। यानी ये कर्जा जो चीन ने उनको काफी पहले दिया था, ऐसी सिचुएशन में जब वो चुका नहीं सकता है, तब मालदीव के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उसको यह कर्जा चुकाना है। चीन की तरफ से मालदीव को कुल कितना कर्ज दिया गया था, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन नवंबर 2018 में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद ने कहा था कि मेरे पास जितनी जानकारी है, अकेले चीन का कर्ज $3 बिलियन का है। मालदीव साल में सिर्फ $1 बिलियन ही टैक्स कलेक्ट करता है,
तो भला कैसे चुकाएगा। इसी साल वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि चीन ने मालदीव के लिए कर्ज की किस्त कम कर दी है। मालदीव टोटल कर्ज का करीब 45% चीन का ही है। वर्ल्ड बैंक की जून में आई रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले 68 में से 49 देशों को सबसे ज्यादा कर्ज चीन ने दे रखा है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि 68 में से 27 देश ऐसे हैं जो कर्ज की वजह से बेहद परेशान हैं और आधे से ज्यादा देशों में तनाव की वजह चीन था। कर्ज की जाल में गरीब देशों को चीन फंसाता है और इसके लिए वह इस्तेमाल करता है वहां के भ्रष्ट नेताओं को। वहां की राजनीति और वहां की जमीनों पर कब्जा करने का उसका यह सबसे आसान तरीका है और नेपाल भी इसी रास्ते में मुड़ रहा है। इस वक्त जब मालदीव की हालत बेहद खराब है, ऐसे में कर्ज का दबाव बना रहा है और अगर मालदीव कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसके किसी न किसी संसाधन पे कब्जा जरूर कर लेगा चीन। वैसे आपको बता दें, भारत की वजह से अब 40 साल पीछे जाएगा चीन। 40 साल पहले भी चीन के खिलाफ इसी तरह का माहौल था जब चीन के खिलाफ हो गई थी पूरी दुनिया और आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। भारत ने जब आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाने शुरू करे, उनकी सामानों को बायकॉट करना शुरू करा और आर्थिक झटके देना शुरू करा चीन को, तब चीन ने धमकी दी थी कि अगर चीन चाहे तो भारत में महंगाई इतना ज्यादा बढ़ा सकता है कि भारत सह नहीं पाएगा और भारत की कमर टूट जाएगी। लेकिन भारत की कमर तो अभी तक सही सलामत है और उल्टे चीन की कमर टूटती हुई दिख रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि चीन के राष्ट्रपति ने हाल ही में बैठक करा और उस बैठक में ये निर्णय लिया जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए उन्हें 40 साल पहले वाले नुस्खे पर चलना होगा जो उस समय वहां के राष्ट्रपति ने इस्तेमाल करा था और उस वक्त भी दुनिया उनके खिलाफ थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चीन का विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है और बड़े बड़े देश बैन पे बैन लगा रहे हैं, उनके सामानों को खरीदने पर रोक लगा रहे हैं, तो चीन चाहे जैसी भी तिकड़म भिड़ा ले, चीन की अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो नहीं पाएगी और भी गिरती चली जाएगी। वैसे 40 साल पहले क्या ट्रिक अपनाया था ये तो विस्तार में नहीं बताया गया, लेकिन यह जरूर है कि चीन को अपनी अर्थव्यवस्था पर अब बुरे सपने आने शुरू हो गए हैं। SU-57 जिसको लेकर रूस ने तहलका मचा रखा है दुनिया में और यह जल्द ही भारत के पास हो सकता है। वैसे आपको बता दें, यह पूरी तरीके से बना नहीं है, रूस में अभी भी इस पर काम चल रहा है। पहले के प्रोटोटाइप बने थे और ऐसा कहा जा रहा है 2 SU-57 का इस्तेमाल टेस्टिंग के पर्पज से किया गया था, लेकिन उसमें कुछ कमी आ गई थी जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया था और अब फिर से उस पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें, भारत भी इस प्रोग्राम में रूस के साथ शामिल होने वाला है और इस प्रोग्राम में शामिल होने से पहले भारत इन विमानों का परीक्षण करना चाहता है। यही वजह है कि 2020 अंत तक भारत के पास SU-57 आ सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ देर भी हो सकता है जैसा कि कंपनी द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन ये जरूर तय है कि भारत के पास अगर ऐसे हथियार आ जाते हैं तो भारत और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और अगर भारत शामिल हो जाता है रूस के प्रोग्राम में तो रूस को भी एक भरोसेमंद साथी मिल जाएगा, तो भारत को भी अपने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति करने का मौका मिलेगा जो आज तक नहीं हो पाया था।